The silver screen presenting Master of the Universe। ब्रह्मांड के सबसे दूर स्थित क्षेत्रों में एक शक्तिशाली राज्य मौजूद है जिसका नाम है इटर्निया। ये एक ऐसा साम्राज्य है जहां शांति और समृद्धि का राज हुआ करता था, लेकिन अब इस राज्य पर एक भयानक खतरा मंडरा रहा है। इटर्निया का सबसे खतरनाक दुश्मन स्केलेटर अपनी अंधेरी सेनाओं के साथ पूरे राज्य पर कब्जा करना चाहता है। उसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसके सामने इटर्निया का भविष्य अधर में लटक गया है। इसी बीच पृथ्वी पर रहने वाला एक साधारण युवक अपनी जिंदगी के बारे में एक ऐसा रहस्य जानता है जो सब कुछ बदल देता है। उसे पता चलता है कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि इटर्निया का खोया हुआ राजकुमार एडम है। उसका संबंध एक ऐसे शाही वंश से है जिसकी किस्मत पूरे राज्य के भविष्य से जुड़ी हुई है। लेकिन अपने असली घर लौटने और अपने लोगों की रक्षा करने से पहले एडम को एक कठिन मिशन पूरा करना होगा। उसे एक पौराणिक और बेहद शक्तिशाली तलवार को ढूंढना है जिसके बारे में कहा जाता है कि वही उसके असली भाग्य की चाबी है। अगर ये तलवार गलत हाथों में चली गई तो स्केलेटर की जीत तय हो जाएगी, लेकिन अगर एडम इसे हासिल कर लेता है तो वो एक ऐसे महान योद्धा में बदल सकता है जिसकी कहानियां पूरे ब्रह्मांड में सुनाई जाती हैं। अब एडम के सामने सिर्फ अपने राज्य को बचाने की चुनौती नहीं है, बल्कि उसे खुद को भी पहचानना होगा। क्या वो समय रहते उस रहस्यमयी तलवार को हासिल कर पाएगा? क्या वो स्केलेटर और उसकी अंधेरी सेना का सामना कर सकेगा? और क्या वो उस महान योद्धा में बदल पाएगा जिसे पूरी दुनिया ही मैन के नाम से जानती है? यही कहानी है एक ऐसे युवा राजकुमार की जिसे अपनी असली पहचान, अपनी विरासत और अपने राज्य की रक्षा के लिए एक असाधारण सफर पर निकलना पड़ता है। ब्रह्मांड के बिल्कुल केंद्र में स्थित एक अद्भुत दुनिया थी जिसका नाम था इटर्निया। ये कोई साधारण ग्रह नहीं था। यहां जादुई शक्तियां, रहस्यमयी जीव और प्राचीन रहस्य हर कोने में मौजूद थे। इसी दुनिया के बीचों बीच बसा था विशाल शहर एटर्नोस, जहां खड़ा था महान कैसल ग्रेस्कल। इस किले की रक्षा एक बुद्धिमान जादूगरनी करती थी जिसे सभी सॉर्सरेस के नाम से जानते थे। ग्रेस्कल के अंदर छिपी थी एक ऐसी शक्ति जिसके बारे में कहा जाता था कि वह पूरे ब्रह्मांड के संतुलन का स्रोत है। इसी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए प्राचीन देवताओं ने एक जादुई हथियार बनाया था, सॉर्ड ऑफ पावर। किंवदंतियों के अनुसार समय समय पर कुछ महान योद्धाओं को यह तलवार चुनती थी और फिर उन्हें देवताओं जैसी शक्तियां प्राप्त हो जाती थी। लेकिन फिलहाल इस कहानी का नायक कोई महान योद्धा नहीं था। वो था केवल 10 साल का एक लड़का, राजकुमार एडम। राजा रैंडर और रानी मार्लेना का बेटा एडम बाकी बच्चों से काफी अलग था। वो दुबला पतला था, लड़ाई झगड़ों से दूर रहता था और अक्सर अपनी बात करने वाली बाघ के बच्चे जैसी साथी क्रिंजर के साथ खेलना पसंद करता था। युद्ध और प्रशिक्षण जैसी चीजों में उसकी कोई खास रुचि नहीं थी। एक दिन जब उसे युद्ध प्रशिक्षण के लिए जाना था तो उसने जाने से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी मां रानी मार्लेना ने साफ कह दिया, तुम इटर्निया के राजकुमार हो एडम, जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। मजबूर होकर एडम प्रशिक्षण मैदान पहुंचता है जहां सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे होते हैं डंकन। डंकन सिर्फ शाही सेना के कमांडर ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के सबसे भरोसेमंद योद्धाओं में से एक थे। वहीं एडम की सबसे अच्छी दोस्त टीला भी मौजूद होती है जो डंकन की बेटी थी। प्रशिक्षण के दौरान एडम हमेशा की तरह गंभीर होने के बजाय मस्ती करने लगता है। तभी अचानक वहां राजा रैंडर पहुंच जाते हैं। अपने बेटे को इस तरह व्यवहार करते देख राजा नाराज हो जाते हैं। सभी विद्यार्थियों के सामने वे एडम को कड़ी सीख देते हुए कहते हैं, इस दुनिया में कमजोरी के लिए कोई जगह नहीं है। ये बात एडम के दिल पर गहरा असर छोड़ती है। शर्मिंदा और दुखी होकर वो वहां से दूर अकेले बैठने चला जाता है। कुछ देर बाद टीला उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचती है और उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दोनों की नजर दूर खड़ी सॉर्सरेस पर पड़ती है। वो आसमान की तरफ देख रही होती है
मानो किसी आने वाले खतरे को महसूस कर चुकी हो। एडम और टीला भी ऊपर देखते हैं और अगले ही पल उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। आसमान में विशाल युद्धपोतों का एक बेड़ा दिखाई देता है। कुछ ही सेकंड बाद वे जहाज एटर्नस पर हमला शुरू कर देते हैं। पूरा शहर धमाकों से कांप उठता है। हर तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी मच जाती है। एडम और टीला तुरंत महल की ओर भागते हैं, जबकि शहर की सड़कों पर भयंकर युद्ध छिड़ चुका होता है। राजा की सेना हजारों दुश्मन सैनिकों का सामना कर रही होती है, लेकिन ये कोई साधारण सेना नहीं थी। उनके साथ कई डरावने और विशाल राक्षसी जीव भी थे, जो शाही सैनिकों को आसानी से कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान इटर्निया के सबसे शक्तिशाली योद्धा युद्ध के मैदान में उतरते हैं और दुश्मनों का सामना करना शुरू कर देते हैं। उधर डंकन खुद राजा, रानी, एडम और टीला को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। रास्ते भर वो अकेले दर्जनों दुश्मनों को हराते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उनका सामना दुश्मन सेना के एक बेहद खतरनाक अधिकारी ट्रैप जॉ से होता है। उसके शरीर का बड़ा हिस्सा मशीनों से बना हुआ था, जो उसे सामान्य योद्धाओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनाता था। स्थिति की गंभीरता समझते हुए डंकन शाही परिवार से कहते हैं, मैं इसे रोकता हूं, आप लोग आगे बढ़िए। इसके बाद वे ट्रैप जॉ से भिड़ जाते हैं। शुरुआत में ऐसा लगता है कि डंकन जीत जाएंगे। वे उसे गंभीर चोटें पहुंचाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन तभी एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। ट्रैप जॉ के मशीन वाले हिस्से उसे खुद को ठीक करने की क्षमता देते हैं। कुछ ही पलों में उसकी चोटें भर जाती हैं और वो पलटवार करके डंकन को बुरी तरह घायल कर देता है। फिर वो पीछे एक शक्तिशाली बम छोड़ देता है और शाही परिवार का पीछा करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब एडम और उसका परिवार पहले से कहीं बड़े खतरे में थे। उधर जब डंकन ट्रैप जॉ से लड़ते हुए जमीन पर गिर चुके होते हैं, तब टीला अपने पिता को छोड़कर जाने से इनकार कर देती है। वो वापस उनकी ओर दौड़ती है और किसी तरह उन्हें होश में ले आती है, लेकिन तभी पीछे छोड़ा गया बम सक्रिय हो जाता है। दोनों के पास सोचने का समय भी नहीं होता। अगले ही पल दोनों खिड़की से बाहर छलांग लगा देते हैं और उनके पीछे पूरा हिस्सा एक भीषण विस्फोट में तबाह हो जाता है। इसी दौरान राजा रैंडर, रानी मार्लेना और राजकुमार एडम कैसल ग्रेस्कल की ओर जाने वाले पुल पर पहुंच चुके होते हैं, लेकिन अचानक उनका रास्ता सैकड़ों सैनिकों और भयानक राक्षसों द्वारा रोक लिया जाता है। दुश्मनों की भीड़ धीरे धीरे दो हिस्सों में बढ़ती है और उनके बीच से एक डरावनी आकृति सामने आती है। वो था स्केलेटर, एक खोपड़ी जैसे चेहरे वाला शक्तिशाली अंधकारमय जादूगर, जिसने वर्षों तक छिपकर अपनी सेना तैयार की थी। वो सही समय का इंतजार कर रहा था ताकि इटर्निया के दिल पर सीधा हमला कर सके। राजा रेंडर समझ जाते हैं कि अब उनके पास बहुत कम समय बचा है। वे अपनी पत्नी और बेटे की ओर देखते हैं। भागो और जो भी हो एडम को सुरक्षित रखना। फिर वे अपने बेटे की तरफ देखकर कहते हैं, मजबूत बनो एडम, क्योंकि एक दिन तुम्हें हमारी उम्मीदों से भी बड़ा बनना होगा। इतना कहकर राजा अकेले ही दुश्मनों की पूरी सेना के सामने खड़े हो जाते हैं। एडम और उसकी मां मजबूरी में आगे बढ़ जाते हैं, जबकि पीछे एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। राजा रैंडर बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। आखिरकार उन्हें काबू कर लिया जाता है। स्केलेटर उनके सिर से ताज उतार लेता है और उन्हें कैद कर देता है, लेकिन उसकी असली मंजिल राजा नहीं बल्कि सॉर्ड ऑफ पावर होती है। उधर रानी मार्लेना और एडम किसी तरह कैसल ग्रेस्कल के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां सॉर्सरेस उनका इंतजार कर रही होती है। स्थिति की गंभीरता समझते हुए वो जादुई सॉर्ड ऑफ पावर एडम के हाथों में सौंप देती है। सॉर्सरेस आगे कहती है, तुम्हें इसे यहां से बहुत दूर ले जाना होगा। अगर ये स्केलेटर के हाथ लग गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर वह एक विशाल जादुई द्वार खोल देती है। उसी समय स्केलेटर अपनी सेना के साथ किले के अंदर घुस आता है। वह रानी मार्लेना को घायल कर देता है और सॉर्ड ऑफ पावर तक पहुंचने की कोशिश करता है।
लेकिन सॉर्सरेस अपनी सारी शक्ति लगाकर उसका रास्ता रोक लेती है। जैसे जैसे दुश्मन करीब आते हैं, वो एडम से आखिरी बार कहती है, इस तलवार को कभी मत खोना। जब समय आएगा यही तुम्हें घर वापस लाएगी। एडम मजबूरी में पोर्टल के अंदर कूद जाता है, लेकिन जैसे ही वो रहस्यमयी ऊर्जा के भंवर से गुजरता है, कुछ भयानक हो जाता है। उसके हाथों से सॉर्ड ऑफ पावर छूट जाती है। एडम उसे पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन तलवार अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। कुछ ही पलों बाद वो एक अनजान दुनिया में आकर गिरता है। ये ग्रह था पृथ्वी। 15 साल बीत जाते हैं। अब एडम एक युवा आदमी बन चुका होता है और ओक्लाहोमा सिटी में रह रहा होता है। एक शाम वो अपनी डेट पर आई लड़की को अपनी पूरी कहानी सुनाता है, इटर्निया, स्केलेटर, सॉर्ड ऑफ पावर और अपने खोए हुए राज्य की कहानी। लेकिन लड़की उसे पागल समझकर तुरंत वहां से चली जाती है। निराश होकर एडम अपने घर लौटता है। वहां उसका रूममेट हुसैन उसका स्वागत करता है। हुसैन उसे समझाने की कोशिश करता है, यार, लोगों को ये कहानियां सुनाना बंद कर दो। बचपन से डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक उसे यही बताते आए थे कि उसके माता पिता की दर्दनाक मौत के बाद उसका दिमाग एक काल्पनिक दुनिया बना बैठा है। लेकिन एडम कभी इस बात पर विश्वास नहीं करता। उसे यकीन है कि इटर्निया सचमुच मौजूद है, इसीलिए वो सालों से सॉर्ड ऑफ पावर की तलाश कर रहा होता है। उसने अपने पुराने घर को भूलने से बचाने के लिए सैकड़ों नक्शे और चित्र बनाए होते हैं। हर दिन उसका एक ही सपना होता है, किसी तरह इटर्निया वापस लौटना। अगले दिन एडम अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां वो एक ह्यूमन रिसोर्स कंपनी में काम करता है। लेकिन उसका मन काम में नहीं लगता। जहां बाकी लोग मोटिवेशन और पॉजिटिविटी की बातें कर रहे होते हैं, वहीं एडम चोरी छिपे इंटरनेट पर अपनी तलवार की तलाश में लगा रहता है। वो ऑनलाइन विज्ञापन डालता रहता है और उम्मीद करता है कि किसी दिन कोई सुराग मिल जाएगा। बाद में वो एक जिम ज्वाइन करने की कोशिश करता है। वहां एक बुजुर्ग आदमी उससे कुछ रहस्यमयी बातें करता है, लेकिन एडम को अब भी महसूस होता है कि उसकी जिंदगी कहीं अटक गई है। उसका असली मकसद अभी भी उससे बहुत दूर है। ऑफिस में वापस आने पर उसकी बॉस उसे अपने कैबिन में बुलाती है। वो कहती है, तुम अपने काम में अच्छे हो, सब तुम्हें पसंद भी करते हैं, लेकिन तुम्हारा ध्यान अब काम पर नहीं है। फिर वो सख्त लहजे में चेतावनी देती है, अगर तुमने इस तलवार वाली खोज बंद नहीं की तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। एडम चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। वो स्क्रीन की ओर देखता है। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, तुम्हारी तलवार मिल गई है। ये पढ़ते ही एडम की धड़कनें तेज हो जाती हैं। शायद 15 साल की तलाश आखिरकार खत्म होने वाली थी। फोन पर आया वो रहस्यमयी मैसेज पढ़ते ही एडम अपनी कुर्सी से उछल पड़ता है। 15 सालों से जिस चीज की वो तलाश कर रहा था, शायद वो आखिरकार उसके सामने आने वाली थी। बिना एक पल गवाए वो ऑफिस से बाहर निकलता है और सीधे शहर के एक कॉमिक बुक स्टोर की ओर दौड़ पड़ता है। वहां पहुंचने पर एक आदमी उसे स्टोर के अंदर ले जाता है। एडम की नजर जैसे ही सामने पड़ती है, उसकी सांसें थम जाती हैं। उसके सामने वही सॉर्ड ऑफ पावर मौजूद होती है। लेकिन समस्या ये थी कि किसी को उसकी असली पहचान नहीं पता थी। तलवार को सिर्फ एक सजावटी सामान समझकर एक विशाल मूर्ति के हाथ में फंसा दिया गया था। एडम तुरंत उसे निकालने की कोशिश करता है। स्टोर के कर्मचारी और ग्राहक हैरानी से उसे देखते रहते हैं, क्योंकि उनके सामने एक आदमी पूरी ताकत से किसी डिस्प्ले मूर्ति से तलवार खींचने की कोशिश कर रहा होता है। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार तलवार बाहर निकल आती है। एडम उसे अपने सिर के ऊपर उठाता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। उसे बचपन में सुना हुआ जादुई मंत्र पूरी तरह याद नहीं होता, लेकिन जितना याद होता है वो उतना बोलने की कोशिश करता है। कुछ सेकंड बीतते हैं, फिर 1 मिनट, लेकिन कुछ भी नहीं होता। ना कोई बिजली चमकती है, ना कोई पोर्टल खुलता है, ना कोई जादू दिखाई देता है। पूरे स्टोर में अजीब सी खामोशी छा जाती है। शर्मिंदगी से बचने के लिए एडम तुरंत तलवार लेकर वहां से भाग जाता है। घर पहुंचकर वे पूरी रात तलवार को घूरता रहता है। वे बार बार उससे बात करता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब कुछ तो करो।
लेकिन तलवार पूरी तरह शांत रहती है। अगली सुबह दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। कॉमिक स्टोर से तलवार चुराने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी उसे लेकर हाईवे से गुजर रही होती है। तभी अचानक पूरा ट्रैफिक रुक जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर भागने लगते हैं। पुलिस अधिकारी भी कारण जानने के लिए बाहर निकलते हैं। एडम खिड़की से बाहर झांकता है और जो देखता है उसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। सड़क के बीचों बीच एक विशाल राक्षसी जीव तबाही मचा रहा होता है। वो किसी इंसान जैसा नहीं दिखता था। उसका शरीर एक विशालकाय बंदर जैसा था। ये था बीस्टमैन, वही राक्षस जो कभी स्केलेटर की सेना का हिस्सा हुआ करता था। बीस्टमैन की नजर तुरंत एडम और तलवार पर पड़ जाती है। कुछ ही पलों में वो पुलिस की गाड़ी को तहस नहस कर देता है। एडम किसी तरह बाहर निकलकर भागने लगता है, लेकिन उस विशाल राक्षस से बच पाना आसान नहीं था। बीस्टमैन उसे पकड़ लेता है और लगभग मार ही डालता है। तभी अचानक एक चमकदार ऊर्जा हमला करती है। बीस्टमैन पीछे जा गिरता है। एडम ऊपर देखता है और उसकी आंखें फैल जाती हैं। उसके सामने खड़ी थी टीला। 15 साल बाद वो अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और अनुभवी योद्धा बन चुकी थी। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहते हैं। टीला को यकीन नहीं होता कि एडम सचमुच जिंदा है, लेकिन भावुक होने का समय नहीं था क्योंकि बीस्टमैन फिर से खड़ा हो चुका था। टीला तुरंत उससे लड़ने लगती है, जबकि एडम उसके साथ भागता है। दोनों शहर की सड़कों से होते हुए एक छिपे हुए जहाज तक पहुंचते हैं। बीस्टमैन आखिरी बार उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जहाज समय रहते उड़ान भर लेता है। कुछ ही देर बाद जहाज एक रहस्यमयी पोर्टल में प्रवेश करता है और वर्षों बाद एडम आखिरकार अपने असली घर लौटने लगता है। सफर के दौरान टीला उसे बताती है कि जब उसने तलवार को उठाया था तब उससे निकले संकेत ने पूरे इटर्निया में हलचल मचा दी थी। उसी संकेत को पकड़कर वो पृथ्वी तक पहुंची थी, लेकिन उसी संकेत को बीस्टमैन ने भी महसूस कर लिया था। टीला हैरान होकर पूछती है, तुमने तलवार को सक्रिय करने में 15 साल क्यों लगा दिए? एडम उदास होकर जवाब देता है, जब मैं पृथ्वी पर पहुंचा था तब तलवार मुझसे बिछड़ गई थी, लेकिन मैंने कभी घर लौटने की उम्मीद नहीं छोड़ी। टीला उसके चेहरे की ओर देखती है, फिर धीरे से कहती है, जब हम वापस पहुंचेंगे तो खुद को तैयार रखना। एडम समझ नहीं पाता कि वो ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन जल्द ही उसे कारण पता चल जाता है। जब जहाज इटर्निया पहुंचता है तो उसके सामने जो दृश्य आता है उसे देखकर उसका दिल टूट जाता है। जहां कभी भव्य एटर्नस शहर हुआ करता था, वहां अब सिर्फ खंडहर बचे थे। हर तरफ राख, टूटे हुए महल और तबाही के निशान दिखाई देते थे। एडम अविश्वास से सब कुछ देखता रहता है। स्केलेटर ने यह सब कर दिया? उसके लिए यह मानना मुश्किल था। जिस घर को बचाने का सपना वो 15 साल से देख रहा था, वो लगभग नष्ट हो चुका था। लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। दूर कहीं छिपा हुआ स्केलेटर का जासूस ट्राइक्लॉप्स उन्हें देख लेता है। उधर स्नेक माउंटेन में बने अपने विशाल किले में स्केलेटर बैठा होता है। उसकी सबसे भरोसेमंद सहयोगी इवलिन उसे खबर देती है कि बीस्टमैन पृथ्वी से वापस लौट आया है। बीस्टमैन बताता है, मैन एट आर्म्स की बेटी तलवार लेकर भाग निकली, लेकिन इवलिन मुस्कुराती है, कोई बात नहीं, मैं पहले ही उनका पीछा कर रही हूं। स्केलेटर अपनी जादुई स्टाफ ऑफ हैवॉक को देखते हुए कहता है, मेरे पास सेना है, शक्ति है, पूरा इटर्निया मेरे सामने झुका हुआ है, लेकिन जब तक सॉर्ड ऑफ पावर मेरे हाथ में नहीं आती, ये सब मुझसे छीना जा सकता है। वह धीरे धीरे मुस्कुराता है, जब वह तलवार मेरी होगी, मैं सिर्फ राजा नहीं रहूंगा, मैं भगवान बन जाऊंगा। उधर टीला एडम को एक गुप्त भूमिगत ठिकाने पर ले जाती है। स्केलेटर के कब्जे के बाद बचे हुए इटर्निया वासियों ने वहीं अपना प्रतिरोध केंद्र बनाया हुआ था। यहीं शाही सेना के बचे हुए योद्धा छिपकर लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। टीला सबको बताती है कि वो राजकुमार एडम को वापस ले आई है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता।
उनकी नजर में एडम किसी राजकुमार जैसा नहीं दिखता था। उसकी आदतें, उसकी बातें और पृथ्वी पर बिताए वर्षों ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। हालांकि एडम की हालत अलग थी। वो अपने बचपन के नायकों को सामने देखकर उत्साहित हो उठता है। वो विशाल धातु वाले मुक्के वाले फिस्तों को पहचान लेता है। जादुई हेलमेट पहनकर दुश्मनों को टक्कर मारने वाले रैम मैन को देखकर खुश हो जाता है। बचपन में जिन योद्धाओं की तस्वीरें वो बनाया करता था, आज वे सभी उसके सामने खड़े थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था। क्या ये लोग उसे अपना खोया राजकुमार मानेंगे, या फिर एडम को पहले खुद को साबित करना पड़ेगा? जैसे ही उन्हें सॉर्ड ऑफ पावर मिलती है, सभी उसके बारे में चर्चा करने लगते हैं। हालांकि किसी को भी एडम पर भरोसा नहीं होता। आखिरकार फैसला लिया जाता है कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती, तब तक एडम और टीला दोनों को कैद करके रखा जाएगा। दोनों को एक जेल सेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन अंदर पहुंचकर एडम को एक अजीब नजारा दिखाई देता है। एक तरफ एक शराबी आदमी बेसुध पड़ा होता है, जबकि दूसरी ओर एक विशाल रोबोट घरेलू नौकरानी की तरह काम कर रही होती है। टीला उसे देखकर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन एडम तुरंत पहचान जाता है कि ये कोई साधारण मशीन नहीं है। उधर बाहर शाही सेना के बचे हुए सदस्य तलवार की जांच करते हैं और पुष्टि करते हैं कि ये सचमुच असली सॉर्ड ऑफ पावर है। लेकिन तभी पूरे बेस में खतरे का अलार्म बज उठता है। स्केलेटर की विशाल सेना ने उनके ठिकाने का पता लगा लिया था। कुछ ही पलों में चारों तरफ युद्ध शुरू हो जाता है। विस्फोटों और चीखों की आवाजें हर तरफ गूंजने लगती हैं। सेल के अंदर टीला समझ जाती है कि अगर वे यहीं रहे तो मारे जाएंगे। इसी दौरान एडम उस रोबोट से बात करना शुरू करता है। वो उससे कहता है, तुम किसी की नौकरानी बनने के लिए नहीं बनाई गई थी, तुम एक योद्धा हो। पहली बार कोई उसे सम्मान से देख रहा होता है। एडम उसे अपने साथ आने का निमंत्रण देता है। कुछ पल सोचने के बाद रोबोट उसकी बात मान लेती है। फिर वो अपनी जबरदस्त ताकत से जेल का दरवाजा तोड़ देती है। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने लगते हैं, टीला उस शराबी आदमी की ओर इशारा करती है। इसे भी साथ ले जाना होगा। एडम हैरान होकर पूछता है, ये कौन है? टीला गहरी सांस लेकर जवाब देती है, डंकन। हाँ, वही महान योद्धा डंकन जो कभी इटर्निया का सबसे सम्मानित रक्षक हुआ करता था। वर्षों की हार और निराशा ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। किसी तरह उसे होश में लाया जाता है, लेकिन वो इतना नशे में होता है कि खुद चल भी नहीं पाता। तब रोबोट उसे अपने कंधों पर उठाकर साथ ले चलती है। रास्ते में एडम को पता चलता है कि इस रोबोट का नाम रोबाटो है। डंकन ने ही उसे दोबारा प्रोग्राम करके घरेलू नौकरानी बना दिया था, क्योंकि पहले वो अपनी असली युद्ध क्षमताओं के कारण लगभग उसे मार ही चुकी थी। चारों लोग युद्ध से भरे बेस के बीच से निकलने लगते हैं। चारों तरफ लड़ाई चल रही होती है। इसी दौरान उनका सामना रैम मैन से होता है। वो सॉर्ड ऑफ पावर वापस एडम को सौंप देता है और कहता है, इसे किसी भी कीमत पर स्केलेटर तक मत पहुंचने देना। लेकिन तभी एक और बुरी खबर सामने आती है। स्केलेटर खुद युद्ध भूमि में उतर चुका था। समय बहुत कम था। एडम, टीला, डंकन और रोबाटो तेजी से हैंगर की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि अब वे बच निकलेंगे, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, उनका रास्ता ट्रैपजॉ और उसके सैनिकों की टुकड़ी रोक लेती है। एडम अभी भी लड़ाई से बचना चाहता था। पृथ्वी पर बिताए वर्षों ने उसे बातचीत से समस्याएं सुलझाने की आदत सिखा दी थी। वो ट्रैपजॉ को समझाने की कोशिश करता है, देखो, हम बात करके भी इसका हल निकाल सकते हैं। लेकिन ट्रैपजॉ उसकी बात पूरी होने से पहले ही हमला कर देता है। टीला और डंकन एक साथ चिल्लाते हैं, तलवार का इस्तेमाल करो। एडम कुछ पल के लिए हिचकिचाता है। तभी उसके सामने सॉर्सरेस की छवि दिखाई देती है। वो उसे वह जादुई मंत्र याद दिलाती है जिसे वह वर्षों पहले भूल चुका था। अब उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। एडम धीरे धीरे सॉर्ड ऑफ पावर को बाहर निकालता है। फिर पूरी ताकत से उसे आसमान की ओर उठाकर चिल्लाता है, बाय द पावर ऑफ ग्रेस्कल, आई हैव द पावर। अगले ही पल आसमान से भयानक बिजली गिरती है। पूरी जगह रोशनी से भर जाती है
और जब वो चमक खत्म होती है तो वहां खड़ा लड़का अब पहले जैसा नहीं रहता। एडम एक विशालकाय, शक्तिशाली और अलौकिक योद्धा में बदल चुका होता है। ग्रेस्कल का चैंपियन ही मैन। ट्रैपजॉ हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। ही मैन उसकी ताकत के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाता। कुछ ही पलों में ही मैन उसकी विशाल तोप वाली भुजा उखाड़ देता है, फिर उसी हथियार का इस्तेमाल करके बाकी सैनिकों को भी हरा देता है। युद्ध खत्म होते ही वे लोग टीला के जहाज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन स्केलेटर भी अब बेहद करीब पहुंच चुका होता है। किसी तरह वे जहाज उड़ाने में सफल हो जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। गुस्से में स्केलेटर अपनी पूरी सेना को उनका पीछा करने का आदेश देता है। इसके बाद आसमान में एक खतरनाक पीछा शुरू होता है। टीला जहाज उड़ाती है, जबकि ही मैन दुश्मनों के हमलों का जवाब देता है। वो कई दुश्मन जहाजों को नष्ट कर देता है, लेकिन आखिरकार उनका जहाज भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। नियंत्रण खोने के बाद वो एक घने जंगल में जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि पूरी टीम अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती है। उधर स्केलेटर की सेना इटर्निया के बचे हुए लोगों को पकड़ चुकी होती है। अब वो कैदियों के सामने खड़ा होकर कहता है, मुझे उस व्यक्ति का नाम बता दो जो सॉर्ड ऑफ पावर इस्तेमाल कर रहा है, वरना तुम सब एक एक करके मरोगे। लेकिन कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं होता। सभी चुप रहते हैं। स्केलेटर अपनी बात साबित करने के लिए मॉसमैन को सबके सामने मार डालता है। फिर वो अगले कैदी की ओर बढ़ता है। आखिरकार फिस्टो अपने साथियों को बचाने के लिए सच बता देता है। वो स्वीकार कर लेता है कि ग्रेस्कल का नया चैंपियन और सॉर्ड ऑफ पावर का धारक कोई और नहीं बल्कि इटर्निया का खोया हुआ राजकुमार एडम है। ये सुनते ही स्केलेटर के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। अब उसे पता चल चुका था कि उसका असली दुश्मन कौन है। वो सभी कैदियों को जेल में डालने का आदेश देता है और एडम को अपने जाल में फंसाने की योजना बनाने लगता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि उसके दुश्मन अभी हार मानने वाले नहीं हैं। कैदखाने के अंदर एटर्निया के लगभग सभी बचे हुए नायक एक साथ मौजूद होते हैं। यहीं उसके दिमाग में एक योजना आती है। मैन एट आर्म्स यानी डंकन सभी को इकट्ठा करता है ताकि एडम उनसे बात कर सके। एडम आगे बढ़ता है और कहता है, हाँ, मैं ही इटर्निया का राजकुमार एडम हूं। कुछ लोग अब भी उस पर शक कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी बात जारी रखता है। 15 साल तक मैं पृथ्वी पर अकेला था। लोगों ने मुझे पागल समझा, मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने कभी अपने घर को नहीं बुलाया। फिर वो एक एक करके उन नायकों की तरफ देखता है जिनकी कहानियां सुनते हुए वो बड़ा हुआ था। वो उन्हें उनके पुराने कारनामे याद दिलाता है, उन लड़ाइयों की बातें करता है जिनसे इटर्निया बचा था। धीरे धीरे सभी के चेहरों पर उम्मीद लौटने लगती है। एडम कहता है, अगर इतने सालों तक आप लोग लड़ सकते हैं तो आज भी लड़ सकते हैं। उसकी बात सुनकर सबका हौसला फिर से जाग उठता है, लेकिन एक समस्या अभी भी थी। रैम मैन कैद खाने की सलाखों की ओर इशारा करते हुए कहता है, ये सलाखें नहीं टूट सकती। एडम मुस्कुराता है, सलाखें नहीं टूट सकती, लेकिन जिस पत्थर में ये लगी हैं वो तो टूट सकता है। उधर स्केलेटर कैसल ग्रेस्कल के सामने पहुंच चुका होता है। वो अपने सैनिकों को आदेश देता है, जो भी इस किले के पास आए उसे तुरंत मार देना। इसके बाद वो इवलिन के साथ किले के अंदर प्रवेश कर जाता है। इस बीच डंकन रोबाटो के सिस्टम को दोबारा सक्रिय करता है। कुछ ही सेकंड में वो फिर से एक शक्तिशाली युद्ध मशीन बन जाती है। रोबाटो अपनी ऊर्जा तोपों से सलाखों के आसपास की चट्टानों पर हमला करती है। साथ ही सभी इटर्नियाई पूरी ताकत से धक्का लगाते हैं। आखिरकार पत्थर टूट जाते हैं और कैद खाने का दरवाजा गिर पड़ता है। आजादी मिलते ही सभी योद्धा पहरेदारों पर टूट पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में वे दुश्मनों को हराकर उनके जहाजों पर कब्जा कर लेते हैं। अब पूरी सेना एटर्नोस की ओर वापस रवाना हो जाती है। शहर में पहुंचते ही एटर्निया के योद्धा स्केलेटर की विशाल सेना से भिड़ जाते हैं। सड़कों पर एक और भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। इसी दौरान एडम, टीला, डंकन, रोबाटो और क्रिंजर को
कैसल ग्रेस्कल के पुल के पास उतार दिया जाता है। अब उनका लक्ष्य सीधा स्केलेटर तक पहुंचना था। डंकन अपनी बेटी की ओर देखता है और कहता है, टीला, तुम एडम के साथ जाओ। टीला चौंक जाती है। डंकन आगे कहता है, स्केलेटर को रोकना तुम दोनों का काम है। मैं और रोबाटो यहां दुश्मनों को रोकेंगे। वो जानता था कि शायद वो इस लड़ाई से जिंदा वापस न लौटे, लेकिन फिर भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं होता। कई सालों की दूरी और गलतफहमियों के बाद पिता और बेटी आखिरकार एक दूसरे से सुलह कर लेते हैं। उधर एडम क्रिंजर की तरफ देखता है। बेचारा बाघ अब भी डरा हुआ था। एडम उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हारे अंदर जितनी हिम्मत है, शायद तुम्हें खुद भी उसका अंदाजा नहीं है। अब एडम और टीला उसकी पीठ पर सवार हो जाते हैं। तीनों पूरी रफ्तार से कैसल ग्रेस्कल की ओर दौड़ पड़ते हैं। पीछे डंकन और रोबाटो अकेले खड़े होते हैं। उनके सामने स्केलेटर की पूरी सेना बढ़ती चली आ रही होती है, लेकिन दोनों पीछे हटने के बजाय लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर कैसल ग्रेस्कल के अंदर स्केलेटर आखिरकार उस स्थान तक पहुंच जाता है जहां सॉर्ड ऑफ पावर को रखा जाता है। वो तलवार को उसके पवित्र आसन पर वापस स्थापित करता है। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा होता है। बस कुछ ही क्षणों में वो उस शक्ति को अपना बनाने वाला था जिसकी तलाश उसे वर्षों से थी। लेकिन जैसे ही वो तलवार उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, किले के अंदर जोरदार धमाका गूंजता है और अगले ही पल एडम, टीला और बैटल कैट तूफान की तरह अंदर घुस आते हैं। उनके सामने अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, स्केलेटर को रोकना, इससे पहले कि वो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति पर कब्जा कर ले। एडम कैसल ग्रेस्कल पहुंचकर सॉर्ड ऑफ पावर उठा लेता है। अंदर टीला और बैटल कैट इवलिन और बीस्ट मैन को रोकते हैं, जबकि बाहर डंकन और रोबाटो स्केलेटर की सेना से लड़ते हैं। डंकन पुल का हिस्सा गिराकर दुश्मनों को रोक देता है, लेकिन तभी ट्रैप जॉ गनशिप लेकर हमला करता है। रोबाटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। डंकन गनशिप पर चढ़कर ट्रैप जॉ से लड़ता है और ग्रेनेड से उसे खत्म कर देता है। अंदर एडम और स्केलेटर का अंतिम मुकाबला शुरू होता है। स्केलेटर की शक्ति के सामने सॉर्ड ऑफ पावर टूट जाती है। वह एडम को मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करता है और टूटी तलवार उसके सीने में घोंप देता है। लेकिन एक रहस्यमयी दुनिया में सॉर्सरेस एडम को याद दिलाती है कि असली शक्ति तलवार में नहीं, उसके भीतर है। एडम जाग उठता है, उसका घाव भर जाता है और तलवार फिर जुड़ जाती है। वो पुकारता है, बाय द पावर ऑफ ग्रेस्कल, आई हैव द पावर। बिजली गिरती है और वो फिर से ही मैन बन जाता है। ही मैन स्केलेटर को आखिरी मौका देता है, लेकिन वो मना कर देता है। दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है। अंत में ही मैन स्टाफ ऑफ हेवॉक तोड़ देता है, जिससे स्केलेटर की शक्ति नष्ट हो जाती है और वो खत्म हो जाता है। इटर्निया आजाद हो जाता है। इवलिन और बीस्टमैन भाग जाते हैं। जीप का जश्न मनाया जाता है। 6 महीने बाद इटर्निया फिर से बस चुका होता है। रानी मार्लेना सिंहासन पर लौट आती हैं। एडम, टीला, डंकन और बाकी नायक शांति का आनंद लेते हैं। जब एक नए संकट का संदेश आता है, एडम और क्रिंजर फिर निकल पड़ते हैं। ही मैन और बैटल कैट एक नए मिशन पर रवाना हो जाते हैं। ये कहानी खत्म हो गई, लेकिन हमारी अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक और हैरान कर देने वाली है। अगर आपको ऐसी अनसुनी और दमदार फिल्मों की कहानियां पसंद है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली कहानी में।